तो इस वीडियो में एक एपिसोड का रिव्यू नहीं है बल्कि 2 एपिसोड का रिव्यू है बिकॉज़ आपका रिस्पांस मुझे काफ़ी पसंद आया। थैंक यू आपके सपोर्ट के लिए। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ आवर रिव्यू फॉर फर्स्टली WWE अनरियल एपिसोड 2। जे ऊसो कहते हैं कि WWE के परफॉर्मर्स यानी रेसलर्स जंगल के अनोखे जानवरों की तरह होते हैं। सबसे ज़्यादा अनोखा कौन है ये बहुत मुश्किल होता है। जे बात करते हैं कैसे इनकी पूरी फैमिली इस रेसलिंग बिजनेस में इन्वॉल्व्ड है। उन सब में से भी अनोखा दिखना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। देखते ही देखते जे ऊसो की कार को रोका जाता है एंट्री गेट पर। वहाँ के रिस्पेक्टेड एम्प्लॉई जे ऊसो से उनका नाम पूछते हैं लेकिन उनका नाम दी गई लिस्ट में मौजूद था नहीं। मार्क हेनरी के साथ होने से उन्हें एंट्री मिलती है लेकिन जे ऊसो थोड़ा निराश ज़रूर नज़र आते हैं। ट्रिपल एच कहते हैं जो चीज़ अगर हम फील करें वो ज़्यादा अच्छा है, ना कि ज़्यादा दिमाग लगाना उस चीज़ के पीछे। WWE का काम ही है बड़े स्टार्स बनाना और उनका रोड टू रेसलमेनिया तय करना। ब्रूस पिचर्ड बोलते हैं रॉयल रंबल एक शानदार कॉन्सेप्ट है। विनर को मौका मिलता है अपनी चॉइस के वर्ल्ड चैंपियन को फेस करने का, वो भी रेसलमेनिया के मेन इवेंट में। आगे जॉन सीना कहते हैं कि हमेशा टॉप पर रहने के लिए रेसलर्स को हमेशा लड़ना पड़ता है। कोडी रोड्स कहते हैं रॉयल रंबल जीतकर भी गारंटी नहीं कि आप रेसलमेनिया में वर्ल्ड चैंपियन बन पाओगे, और कहते हैं कि रेसलमेनिया में उनकी जीत में सब इन्वॉल्व थे सिवाय वो शख्स के जिनसे ये पूरी कहानी बनी, उनके फादर द लेट ग्रेट द अमेरिकन ड्रीम डस्टी रोड्स। माइकल हेज मेंशन करते हैं कुछ फाइनेंशियली चैलेंजिंग कंडीशंस के चलते डस्टी रोड्स ने अपनी रोलेक्स भी बेच दी थी। वही वॉच कोडी रोड्स को गिफ्ट दी गई बैकस्टेज टीम की तरफ से जब कोडी रोड्स बने अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियन रेसलमेनिया 40 के बाद। कोडी रोड्स और केविन ओवेंस की राइवलरी की बात करी जाती है कि वो कैसे सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट के रिवाइवल तक पहुंचे। ट्रिपल एच के आइडिया से केविन ओवेंस ने पार्किंग लॉट में कोडी रोड्स पर हमला किया, वो भी ऑफ कैमरा, ताकि वो सोशल मीडिया पर वायरल हो सके। और सिर्फ यही नहीं, पाइल ड्राइवर की वापसी भी हुई जो कि कुछ 10 साल से इस्तेमाल नहीं हुआ था। विंग्ड ईगल WWE चैंपियनशिप भी एक रात के लिए लाई गई लेकिन केविन ओवेंस ने वो अपने पास ही रख ली कोडी रोड्स को पाइल ड्राइवर देकर। नेक्स्ट हम देखते हैं जिमी ऊसो, जे ऊसो और उनके सन को। जे ऊसो यहाँ अपने सोलो थीम सॉन्ग के बारे में बताते हैं कि वो कैसे ओरिजिनेट हुआ। द ऊसोस बोलते हैं अगर कोई रॉयल रंबल जीत रहा है उसका मतलब है कि वो इंसान को एक बड़ी पुश मिल रही है। जिमी ऊसो जे के बेटे को बताते हैं कि कैसे इनकी फैमिली 2025 के रॉयल रंबल इवेंट में compete करने वाली है। जे के बेटे जेइस बोलते हैं रोमन रेंस, द ऊसोस, जेकब फाटू और सोलो सिकोवा में से उनके अंकल जेकब के ज़्यादा चांसेस हैं जीतने के। फिर हम जाते हैं राइटर्स रूम में जहां सब राइटर्स एंड प्रोड्यूसर्स अपने ओपिनियंस दे रहे होते हैं कि कौन रॉयल रंबल जीतना चाहिए। सब सीएम पंक और जॉन सीना के बीच सोच रहे थे लेकिन राइटर एड कॉस्की कहते हैं कि जे ऊसो को रूल आउट नहीं कर सकते इस इक्वेशन से, क्योंकि जिस तरह का राइज रहा है जे ऊसो का। माइकल हेज भी उन्हें ज्वाइन करते हैं अग्री करते हुए। ट्रिपल एच जाते हैं जे ऊसो से बात करने के लिए कि क्या वो मेन इवेंट लेवल प्रेशर ले पाएंगे। कोडी रोड्स की मीट एंड ग्रीट दिखाई जाती है जो काफ़ी अच्छी लगी देखने में। एंड देन रॉयल रंबल की बारी आती है। सब एक्साइटेड और नर्वस दिखे जाते हैं लूकस ऑयल स्टेडियम में। रोमन रेंस आते हैं जे ऊसो से मिलने के लिए क्योंकि जे ऊसो के लिए वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी रात होने वाली थी। बॉबी रूड ज्वाइन होते हैं ये कहते हुए कि जब कोई रॉयल रंबल जीतता है तब से मेन इवेंट स्टेटस उस स्टार के साथ जुड़ जाता है। सीएम पंक जो पिछले रॉयल रंबल में इंजर्ड हो गए थे, जिसने काफ़ी कुछ बदल के रख दिया और होप करते हैं कि ऐसा दोबारा ना हो। जॉन सीना मेक अ विश किड्स के साथ टाइम स्पेंड करते हुए नज़र आते हैं।
फिर स्टेफनी मैकमैन शुरू करती हैं रॉयल रंबल का खेल। कोडी रोड्स और केविन ओवेंस का ब्रूटल लैडर मैच हाईलाइट किया जाता है, कैसे ये दोनों लिमिट्स के पार जाकर एक कमाल का मैच देते हैं। केविन ओवेंस बैक स्टेज में कोडी रोड्स से माफ़ी मांगते हैं क्योंकि उन्होंने गलती से कोडी की गर्दन पर स्लैम कर दिया था। कोडी रोड्स कहते हैं बस ज़्यादा कुछ गलत नहीं हुआ, यानी कोई शिकायत की गुंजाइश नहीं। आई शो स्पीड के बारे में भी बात करी जाती है कि कैसे वो रॉयल रंबल मैच का हिस्सा बने। रॉयल रंबल मैच शुरू होता है और जब स्पीड को स्पेयर लगता है ब्रॉन ब्रेकर से, तब स्पीड की हालत थोड़ी खस्ता हो जाती है, लेकिन स्पीड के लिए तारीफ तो बनती है। हाइलाइट्स आती हैं रॉयल रंबल की और कैसे ट्रिपल एच इंस्ट्रक्शंस देते हैं टैलेंट्स को और क्रू मेंबर्स को कब क्या करना है, और कैसे वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है देखने में। जॉन सीना काम डाउन करते हैं जे ऊसो को क्योंकि उनके लिए बड़ा मोमेंट वेट कर रहा था। सेथ रॉलिन्स, सीएम पंक और रोमन रेंस के बीच का मिड मैच ब्रॉल, जो कि एक तरफा बोल सकते हैं। सेथ रॉलिन्स स्टॉर्म पे स्टॉर्म लगाए जा रहे थे। जॉन सीना, लोगन पॉल और जे ऊसो बचे होते हैं रॉयल रंबल मैच में। सीना का आखिरी रंबल मैच, लेकिन ये रात बनी थी जे ऊसो के नाम जब वो जीते ये मैच और खुद की पहचान बनाई। जे ऊसो कहते हैं ये पुश काफ़ी अलग फीलिंग देती है। सीना बोलते हैं जब मौका मिले उसे जाने नहीं देना चाहिए। और कहानी आगे बढ़ती है एलिमिनेशन चेम्बर में जॉन सीना के लिए। कोडी रोड से इंटरव्यूअर पूछते हैं कि उन्हें क्या लगता है रेसलमेनिया 41 में उनसे कौन मैच लड़ेगा। कोडी जवाब देते हैं जॉन सीना, और इस एपिसोड का नाम इसीलिए ही पुश रखा गया है। और ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। आपको ये रिव्यू कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन भी ज़रूर दबाना और सब्सक्राइब करिए रेसल मिर्चीफ को। और आगे बढ़ते हैं एपिसोड 3 के साथ। एपिसोड 3 स्टार्ट होता है बियांका बेलेयर के इंट्रोडक्शन के साथ, और वो हैं द EST ऑफ WWE, और वो एक्सप्लेन करती हैं अपनी जर्नी WWE में। स्टेफनी मैकमैन कहती हैं आप कोई भी जेंडर के क्यों ना हो, टॉप पर पहुंचना आसान बिल्कुल नहीं। ट्रिपल एच बताते हैं WWE में वेमेन रेसलर्स का इनपुट काफ़ी बड़ा रहा है। फिर हमें चेल्सी ग्रीन का सेगमेंट दिखाया जाता है। चेल्सी ग्रीन शेयर करती हैं अपनी रिंग गेयर्स और बताती हैं वो हर रोल को निभाने की पूरी कोशिश करती हैं। कोई मूव को सेल करना, यानी उस मूव को असल में इम्पैक्टफुल दिखाना स्क्रीन्स पर, उनका काम काफ़ी अच्छा है। WWE सर्वाइवर सीरीज़ 2024 के लिए गए थे वैंकूवर कनाडा में, जहां से चेल्सी ग्रीन बिलोंग करती हैं। चेल्सी ने अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स को इनवाइट भी किया था उस शो पर, लेकिन वो शो के लिए बुक नहीं थी। लेकिन ज़्यादा देर ये दुख चेल्सी ग्रीन के साथ रहा नहीं। सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट के रिवाइवल शो पर चेल्सी ग्रीन को मौका मिलता है सबसे पहली फीमेल यूनाइटेड स्टेट्स चैम्पियन बनने का। बैकस्टेज में भी सब काफ़ी खुश होते हैं जब चेल्सी ग्रीन को अपना मोमेंट मिलता है। आगे हम देखते हैं शार्लेट फ्लेयर को। दिसंबर 2023 में उनको एक बड़ी इंजरी हुई थी जिससे उनका रिंग में वापस आना पक्का नहीं था। शार्लेट फ्लेयर के फादर हैं वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन द बिजनेस, रिक फ्लेयर। शार्लेट फ्लेयर कहती हैं जब कोई एक जनरेशन स्टार होता है तो उस पर एक अलग ही प्रेशर रहता है एक्सपेक्टेशंस का। शार्लेट फ्लेयर इमोशनल हो जाती हैं अपने भाई को याद करते हुए, रेड फ्लेयर को। कैसे दोनों ब्रदर सिस्टर इस रेसलिंग बिजनेस में आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन ज़िंदगी का कुछ भरोसा नहीं। शार्लेट फ्लेयर शेयर करती हैं कैसे ऑनलाइन ट्रोलिंग अफेक्ट करती है परफॉर्मर्स की लाइफ पर, लेकिन वो बताएंगी कि वो सेल्फिश नहीं बल्कि एक बढ़िया रेसलर हैं जो टाइटल पिक्चर्स को एलिवेट करती हैं। राइटर्स रूम की तरफ हम जाते हैं। यहाँ एक सजेशन आता है कि वुमेन्स रॉयल रंबल में फाइनल 3 के टाइम डबल एलिमिनेशन हो और नंबर 30 अपने आप ही मैच जीत जाए, और चेल्सी ग्रीन का नाम आगे आता है। ट्रिपल एच को ये बात फ़नी भी लगती है। सारे डिस्कशंस के बाद ये रात थी शार्लेट फ्लेयर के कमबैक की। चेल्सी ग्रीन बताती हैं कि उनकी नोज़ पर इंजरी है, बाकी जगह भी चोटें लगी हुई हैं, और इससे पता चलता है कि कितना रियल ये रेसलर्स चाहते हैं। बियांका बेलेयर शेयर करती हैं वो अपनी रिंग गेयर्स और अटायर्स खुद ही बनाती हैं।
फिर वुमेन्स रंबल मैच की हाइलाइट्स आती हैं। शार्लेट फ्लेयर अपना दूसरा रॉयल रंबल जीतती हैं और वो काफ़ी इमोशनल हो जाती हैं वापसी करके। बैकस्टेज भी सब अप्रिशिएट करते हैं उन्हें। अब बारी आती है एलिमिनेशन चेम्बर शो और कॉन्सेप्ट की। बियांका बेलेयर कहती हैं कितना डेंजरस टाइप ऑफ मैच है ये चेम्बर मैच, और हमें पता चलता है बियांका बेलेयर की टैग टीम पार्टनर, जिनके साथ वो टैग टीम चैंपियन भी थी, जेड कारगिल, हो जाती हैं इंजर्ड। और उस चीज़ को टीवी पर दिखाया जाता है कि किसने जेड पर हमला किया। नियोमी, जो बियांका की दोस्त होती हैं, वो जगह ले लेती हैं जेड की, और कहानी में सस्पेक्ट्स होते हैं लिव मॉर्गन और रकेल रॉड्रिगेज की टीम। फिर एक बार राइटर्स रूम में ले जाया जाता है हमें। वहाँ डिस्कस होता है कि कैसे जेड कारगिल का एक इम्पैक्टफुल रिटर्न होना चाहिए एलिमिनेशन चेम्बर में, और वहाँ पता चले कि किसने जेड कारगिल को बाहर किया। एक क्लिप भी दिखाई जाती है जहाँ ट्रिपल एच जेड कारगिल को बता रहे होते हैं कि उन्हें कैसे रिएक्ट करना है रिंग में जाकर, ठीक मैच से पहले बैकस्टेज में। जेड कारगिल आती हैं जब मैच बस स्टार्ट ही हुआ होता है। लिव मॉर्गन डरते हुए अपना फेस कवर करती हैं, लेकिन बदला लिया जाता है नियोमी से। बियांका बेलेयर को बिलीव नहीं होता कि नियोमी ऐसा कुछ कर सकती हैं, और स्टोरी आगे बढ़ती है। बियांका बेलेयर जीत जाती हैं एलिमिनेशन चेम्बर का मैच। बैकस्टेज में मॉन्टेस फोर्ड, बियांका बेलेयर के हस्बैंड, और खुद WWE सुपरस्टार ये मैच देख रहे होते हैं। सभी लोग काफ़ी खुश होते हैं कि आउटकम बहुत अच्छा निकला। ट्रिपल एच खुश होते हुए शेन हेम्स से कहते हैं कि लड़कों से ज़्यादा तेज़ लड़कियां हैं इस बिज़नेस को समझने में। एपिसोड ख़त्म होता है जब बियांका बेलेयर कहती हैं कि वो अनडिफीटेड रहना चाहती हैं रेसलमेनिया में। तो एपिसोड का नाम है वर्थ द वेट, और इसी के साथ मेरा रिव्यू ख़त्म होता है एपिसोड 2 और एपिसोड 3 का। अपने थॉट्स कमेंट करके ज़रूर बताएं, और देखते रहिए रेसल मिर्चीफ। थैंक यू गाइज़।